हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हाइप भी कर देना। और अगर आपको मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद है तो मैंने एक और चैनल बनाया है, उसे सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 163। वो तुमको मारने के लिए आ रहा है। दिशा ने कुछ सोच के मास्क लगाया तो उसको मास्क के अंदर ऑक्सीजन मिली, जिससे उसको कुछ शांति मिली। उसने फिर अपनी खुलती बंद होती अध खुली आंखें खोली तो उसकी आंखें फट के 8 हो गई। उसने जल्दी से अदा को घुमा के अपने पीछे कर लिया। अदा के जस्ट पीछे प्रत्युष खड़ा था, जो बस अदा को पकड़ने ही वाला था। दिशा ने अदा को घुमाया तो अदा थोड़ा हड़बड़ा गई और बोली, क्या हुआ भाभी। पर दिशा की जान हलक में अटकी हुई थी। प्रत्युष के हाथ में चाकू था, जिसको वो हवा में अंधाधुंध चला रहा था। दिशा 4 कदम पीछे हो गई और घूम के अदा के मुंह पर हाथ रख लिया और धीरे से बोलने की कोशिश की, शांत रहो। लेकिन धीरे बोलने की वजह से मास्क से बाहर आवाज ही नहीं गई। प्रत्युष दिशा की तरफ बढ़ रहा था और दिशा अदा के मुंह में हाथ रखे उसको पीछे घसीट रही थी। अदा भी मचल रही थी, जिससे दिशा को अदा को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए दिशा ने सोचा वो मास्क अदा को पहना दे। अदा अपने सामने देखेगी तो शायद समझ पाए दिशा उसको पकड़ नहीं रही है, बचा रही है। दिशा जल्दी जल्दी अदा को खींच के थोड़ा दूर लाई और अपना मास्क निकाल के अदा को पहना दिया। अदा को ऐसे घुटन नहीं हो रही थी, लेकिन मास्क पहनते ही उसका दम घुटने लगा। अदा बस मास्क निकाल के फेंकने ही वाली थी कि दिशा उसके कान में धीरे से बोली, अदा वो तुमको मारने के लिए आ रहा है, उससे बचो। इसके आगे दिशा कुछ नहीं बोल पाई। इससे ज्यादा वो अपनी सांस रोक के नहीं बोल सकती थी। ऊपर से वो खांस भी नहीं सकती थी, वरना प्रत्युष उसकी आवाज सुन के उनके पास आ जाता, क्योंकि अभी बस दिशा की ही आवाज बाकी थी, बाकी सब सन्नाटे में जा चुके थे। अदा ने सिर घुमा के देखा तो प्रत्युष को देख के उसका मुंह बन गया। अदा की नजरों में तो ये वही गंदा आदमी था जो उसको खींच के ले जा रहा था। अब तो प्रत्युष की खैर नहीं। अदा अपने नटखट अंदाज में धीरे धीरे चल के प्रत्युष के पीछे आई और उसके सिर में जोर से टपली बजा के नीचे बैठ के धीरे धीरे बच्चों के जैसे हंसने लगी। प्रत्युष तुरंत गुस्से में पलटा, पर वो अदा को देख कहाँ सकता था। अदा फिर अपने 4 पैरों पर चल के प्रत्युष के पीछे आई और उसके सिर पर टपली मार दी। इस बार प्रत्युष गुस्से में चिल्ला पड़ा, तुम एक बार हाथ आ जाओ, तुमको तो मैं बताता हूँ मुझसे बदतमीजी करने का क्या अंजाम हो सकता है। अदा ने अपनी आंखें छोटी कर ली। इस गंदे आदमी की इतनी हिम्मत, उसके घर के अंदर उसको ही धमकी दे रहा है। इसकी तो आज टाटा बाय बाय फिश फिश। अदा इस बार गुस्से में चिढ़ी हुई प्रत्युष के पास आई और उसके पेट में जोर से चुटकी काट के पीछे हो गई। प्रत्युष उछल के चीख पड़ा। बाकी सब बस प्रत्युष की चीखें सुन रहे थे। आखिर उनकी नटखट परी क्या कर रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर दिशा मास्क लगा के अदा को विंडो की तरफ खींच के लाई थी, जिससे उसने मास्क भले अदा को लगा दिया था, लेकिन वो अंदाजे से विंडो ओपन कर सकती थी। और दिशा अभी वही कर रही थी। उसने एक विंडो ओपन कर दी थी और उसी विंडो की दीवार पर हाथ रख के आगे दूसरी विंडो को ढूंढते हुए बढ़ रही थी। पर अदा को इतने में मजा नहीं आ रहा था। इसको धमकाने वाले को कुछ अच्छी सी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए अदा ने अपना दिमाग दौड़ाया और भाग के जन्य के रूम में चली गई और इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली छोटू सी मशीन लेकर आई। जन्य के रूम में ऐसे बहुत से गैजेट थे और अदा रिधिमा की वजह से ज्यादातर जन्य के रूम में ही रहती थी। रिधिमा और अदा दोनों का दिमाग अलग ही खुरापाती में चलता था, तो दोनों की बहुत जमती थी। उसमें पहले दिशा भी शामिल थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से तनय ने बहुत सी बंदिशें दिशा के ऊपर लगा दी थी।
अदा जल्दी से वो गैजेट लाई और नीचे बैठ के प्रत्युष के पैर में छुआ दिया। प्रत्युष बेचारा जो गुरु बनने चला था, अदा ने उसको करंट वाली गुरु दक्षिणा दे दी थी। अदा को वो गैजेट ठीक से चलाना नहीं आता था, उसमें करंट का लेवल अप डाउन किया जा सकता था और आपको सामने वाले को जैसे टॉर्चर करना है उस हिसाब से लेवल एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन अदा को पता नहीं था, इसलिए गैजेट पहले जिस लेवल पर था अदा वैसे ही प्रत्युष को झटके पर झटके दे रही थी। और इसको प्रत्युष की बुरी किस्मत बोले या फिर इत्तेफाक की गैजेट पहले से अप लेवल पर था, जिससे प्रत्युष को इतनी जोर से करंट का झटका लगा कि बेचारी की चीख तो निकली लेकिन आधा खून भी सूख गया। प्रत्युष को बंदर के जैसे उछलते देख अदा खिलखिला के हंस दी और उसने फिर प्रत्युष के पैर में इस बार गैजेट को कुछ ज्यादा देर के लिए छुआया तो प्रत्युष इस बार फड़फड़ा के नीचे गिर पड़ा। अदा को बड़ा मजा आ रहा था, वो प्रत्युष के पास खिसक के आई और उसकी बॉडी में गैजेट बार बार छुआने लगी तो प्रत्युष चिखते हुए बिन पानी की मछली के जैसे फड़फड़ाने लगा और अदा तो मस्त उसके मजे लूट रही थी। अदा के लिए तो प्रत्युष जमीन पर लेटा नागिन डांस कर रहा था, पर मास्क मैन समझ चुका था अभी अदा को ले जाने का समय नहीं है, अभी जरूरी है प्रत्युष की जान बचाना। अगर मौका लगा तो ही वो अभी अदा को ले जाएगा, वरना बस प्रत्युष को यहाँ से निकाल के ले जाएगा। मास्क मैन तुरंत डोर ओपन करके बाहर भागा और अपनी गाड़ी से एक दूसरा मास्क निकाल के लगाया और अंदर आके अदा के पास गुस्से में आने लगा, लेकिन तब तक दिशा के सारी विंडो ओपन करने की वजह से धुआं कम हो चुका था और सभी को धुंधला धुंधला सब दिख रहा था। मास्क मैन अदा के पास आया और उसको पकड़ने ही वाला था कि अधीप पहले से प्रत्युष की चीखें सुन के उसके काफी पास आ चुका था। अधीप समझ चुका था प्रत्युष चीख रहा है तो पक्का उसकी छोटी सी बीवी ने प्रत्युष का गर्दा उड़ा रखा होगा और अधीप का अपनी छोटी सी बीवी के बारे में विचार एकदम सही थे। उसने प्रत्युष के गर्दा क्या फेफड़े किडनी सब हिला डाले थे। बस अभी अदा का रजनीकांत के जैसे डायलॉग मारना बाकी था, हिला डालाना। लेकिन मास्क मैन बस अदा को पकड़ने ही वाला था कि उससे पहले अधीप ने मास्क मैन को पकड़ लिया। मास्क मैन थोड़ा घबरा सा गया। उसने अधीप से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो अधीप ने उसको पेट में एक पंच मार दिया। मास्क मैन एक कदम पीछे हो गया पर जमीन पर बैठी अदा से टकराया तो अदा ने मुंह बना लिया और सिर घुमा के देखा तो मास्क मैन को देख के फिर उसके दिमाग में कुछ धुंधला धुंधला सा घूमने लगा और उसने चीड़ में मास्क मैन के भी पैर ने गैजेट छुआ दिया। मास्क मैन भी चीख के उछल पड़ा। तब तक सारी विंडो ओपन होने की वजह धुआं लगभग ना के बराबर हो गया। अब सब सांस ले पा रहे थे। जन्य भी मास्क मैन के पास आ गया था। अधीप और जन्य ने उसको घेर लिया था और बारी बारी उसको मार रहे थे। मास्क मैन को अटैक करने का मौका ही नहीं लग रहा था, वो बस अपने आप को बचा रहा था। पर मास्क मैन अब फंस चुका था और उसको भी दोनों की मार से कुछ चोट आई थी, इसलिए वो भी कुछ कमजोर पड़ रहा था। जन्य ने मास्क मैन की पीछे से गर्दन पकड़ ली और उसको खींचते हुए लाया और दीवार में उसका सिर दे मारा, जिससे मास्क मैन का मास्क बीच से चटक गया। जन्य फिर मास्क मैन को मारता उससे पहले प्रत्युष अपनी कांपती आवाज में बोला, जन्य उसको छोड़ दो। जन्य ने सिर घुमा के देखा तो प्रत्युष ने दिशा की गर्दन पर चाकू रखा था। जन्य की आंखें बड़ी हो गई, अदा की आंखें भी बड़ी हो गई। वो तो बेचारी मास्क मैन के उछलने पर जो केमिकल की बोतलें उसकी गोद में गिरी उसको देख रही थी और उसकी का फायदा उठा के प्रत्युष जल्दी से दिशा के पास पहुंच गया था, क्योंकि इतना तमाशा होने के बाद वो किसी एक को तो मार के ही जाएगा और सबसे ज्यादा दुख सबको दिशा के मरने पर होगा। जन्य ने तुरंत मास्क मैन को छोड़ दिया।
अधिप भी पीछे हो गया, लेकिन अधिप की नजरें अदा पर ही थी। अधिप ने अदा की तरफ देखा और उसको इशारे से कुछ बोला, लेकिन अधिप को डर था अदा उसका इशारा समझी कि नहीं, क्योंकि अदा ने अभी तक मास्क लगाया हुआ था तो उसकी शकल नहीं दिख रही थी। मास्क मैन ने तिरछी नजरों से जन्य को देखा, फिर अदा के पास आके उसका हाथ पकड़ के उठाया तो अदा इस बार चिल्लाई नहीं, चुपचाप रही। अदा ने वो केमिकल की बोतल और गैजेट अपनी पॉकेट में छुपा लिया था। मास्क मैन फिर प्रत्युष के पास आया और उसको सहारे से उठाया और दिशा को साथ चलने को बोला। प्रत्युष ने अभी तक दिशा की गर्दन पर चाकू रखा था। दिशा उनके साथ साथ चलने लगी। सभी के गले में आवाज नहीं थी तो बस सब अपनी लाल आंखों से, जिसमें अब केमिकल की वजह से पानी भी था, उससे प्रत्युष को देख रहे थे कि अदा ने जाते हुए अपने हाथों से कुछ इशारा किया तो अधिप समझ गया अदा ने उसके इशारे को समझ लिया था। अधिप ने फिर जन्य को इशारे से कुछ कहा तो जन्य ने अपना सिर हिला दिया। मास्क मैन अदा को पकड़े बाहर ले जा रहा था कि अदा ने अपने दूसरे हाथ से वो गैजेट निकाला और मास्क मैन के हाथ में वो गैजेट छुआ दिया। मास्क मैन फिर हड़बड़ा के चीख पड़ा। तब तक जन्य भी पीछे से आ चुका था। उसने प्रत्युष को पकड़ के दिशा की गर्दन से चाकू हटा दिया था। मास्क मैन फिर अदा को पकड़ के मोहरा बनाता, उससे पहले अदा ने अपनी पॉकेट से केमिकल की बोतल निकाली और मास्क मैन की तरफ फेंक दी। मास्क मैन की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोतल के सामने से हटा के भागा, जिससे वो डोर से बाहर ही हो गया था। और अधिप ने आके जल्दी से मौके का फायदा उठा के डोर बंद कर दिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मास्क मैन को समझने का मौका नहीं मिला। बाहर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ, सभी उसकी आवाज सुन सकते थे। मास्क मैन चिढ़ा हुआ था, उसके हाथ से अदा भी गई और प्रत्युष भी। अब चीफ उसे नहीं छोड़ेगा, वो तो अब घर के अंदर भी नहीं जा सकता। मास्क मैन सोचने लगा अब वो क्या करे। दूसरी तरफ इतना ज्यादा करंट लगने की वजह से प्रत्युष अब लड़ने की ताकत खो चुका था। जन्य ने भी उसको मार मार के अधमरा कर दिया था। अधिप ने अदा का मास्क हटा के उसको सीने से चिपका लिया था। अधिप की आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी तेज चलती धड़कने ये समझाने के लिए काफी थी कि वो कितना घबराया हुआ है। उसको अदा को खोने का डर किस हद तक था। लेकिन तभी अधिप की नजरें बाकी सब पर गई। सभी की हालत खराब थी, बस अदा को छोड़ के। सभी को इलाज की जरूरत थी। गिरीश जी की हालत और गंभीर हो चुकी थी। रिधिमा भी बेहोश पड़ी थी। दिशा भी बेहोश होने की कगार पर थी। बाकी तनय, जन्य और अधिप की भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बस अपने आप को संभाला हुआ था। बाकी आवाज तो सभी की गायब थी। अधिप ने जन्य को प्रत्युष को अभी बांध के रखने का इशारा किया और पहले सबका इलाज करने का सोचा। रात को प्रत्युष चेयर से बंधा अधमरी हालत में बैठा था और उसके सामने अपनी पूरी मंडली थी। सभी की आवाज वापस आते रात हो गई थी और बिना आवाज के कोई प्रत्युष से ये नहीं जान सकता था कि चीफ कौन है और अदा से क्या चाहता है, और प्रत्युष उनका दोस्त होने के बावजूद क्यों चीफ का साथ दे रहा है। माहौल एकदम गंभीर था। अधिप ने प्रत्युष की चेयर अपने और पास की और बोला, देखो तुम इतना तो समझ चुके होगे, अब तुम्हारा जिंदा रहना नामुमकिन है, पर फिर भी मैं एक सौदा करता हूँ, तुम मुझे सब सच बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या प्रत्युष बताएगा सच या अधिप से पहले कोई ले लेगा उसकी जान? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और आज का पार्ट कैसा था ये भी बताना ना भूले। एपिसोड 164, मैं तुमको 2 बार बर्बाद कर चुका हूँ। प्रत्युष चेयर से बंधा बैठा था और उसके सामने पूरी मंडली थी और अपनी मंडली प्रत्युष को घूर के तो ऐसे देख रही थी जैसे आंखों से ही चीरहरण कर लेगी।
पर उसमें अदा सबसे अलग थी, जो अपने मुंह के अलग अलग डिजाइन बना के प्रत्युष को देख रही थी। अदा के दिमाग के गधे जो अब घोड़े बन चुके थे, जो किसी और ही दिशा में चल रहे थे। अधिप ने प्रत्युष को घूरते हुए कहा, अब तक तो तुम भी समझ चुके होगे तुम्हारा बचना नामुमकिन है। फिर भी मैं एक सौदा करता हूँ, तुम मुझे सच बता दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। प्रत्युष मुस्कुरा दिया और बोला, क्या जानना चाहते हो? अधिप, सब कुछ। तुम लोग अदा को लेकर क्या प्लान कर रहे हो और इन सब में तुम चीफ के साथ कैसे मिल गए? प्रत्युष, मैं चीफ के साथ नहीं मिला, हम दोनों एक टीम है। मैंने चीफ का साथ दिया तो चीफ ने मेरा साथ दिया तुमको बर्बाद करने में। अधिप प्रत्युष से बोला, तो तुम मुझे बर्बाद करोगे? प्रत्युष हंस दिया और बोला, मैं तुमको 2 बार बर्बाद कर चुका हूँ। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली। प्रत्युष मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ समझ नहीं आया, मैंने कैसे बर्बाद किया तुमको? अधिप कुछ नहीं बोला। प्रत्युष आगे बोला, बस पैसों से बर्बाद करना, ये बर्बाद करना कुछ नहीं होता। पैसा यार बस हाथ का मैल है। मुझे न इंसान की फीलिंग के साथ खेलने में मजा आता है, उसको इमोशनली तोड़ने में मजा आता है, और मैं तुमको 2 बार तोड़ चुका हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। अधिप के दिल में धक सी हो गई। बाकी सब भी सुन्न से पड़ गए। प्रत्युष हंस दिया और बोला, आपकी माँ अपनी जिंदगी से हार गई। इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया, वो नहीं बच पाई। ये वो शब्द थे जो डॉक्टर ने अधिप की माँ के गुजरने के बाद बोले थे। अधिप का सिर घूमने सा लगा, उसकी आंखें भर आई। इतना बोल के प्रत्युष जोर जोर से हंसने लगा और आगे बोला, वो इन्फेक्शन फैलाने वाला डॉक्टर पता है कौन था चीफ? तुमको तुम्हारी माँ की मौत की खबर देना वाला कौन था चीफ? हाय कितना मजा आया तुमको रोता देख के, चिखते चिल्लाते देख के। उस समय जो खुशी महसूस हुई बता नहीं सकता। घंटों में बस तुमको रोते पागलों जैसे मचलते देखता रहा। पता है आज भी जब मुझे सुकून नहीं मिलता तो मैं तुम्हारी वही रोती चीखती तड़पती वीडियो देखता हूँ। अधिप की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने तुरंत प्रत्युष का गला पकड़ लिया और अपनी लाल पड़ी आंखों से देखते हुए कस के उसका गला दबाने लगा। अधिप का दर्द उसकी खून उगलती आंखों से साफ महसूस किया जा सकता था। प्रत्युष की सांसें रुकने सी लगी। जन्य ने तुरंत अधिप को प्रत्युष से दूर किया और बोला, वो मर जाएगा तो हमको सच नहीं पता चलेगा। अधिप गुस्से में बस अपना खून पी के रह गया। जन्य ने प्रत्युष का मुंह पकड़ा और बोला, दूसरा काम क्या किया तुमने? प्रत्युष ने अपना मुंह झटक के जन्य से छुड़ा लिया और बोला, दूसरा इसके पापा को मौत के मुंह में ले जाके छोड़ दिया। उनका जिंदा होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है, बस हर घड़ी इसी टेंशन में सांस लेते हैं कि ये उनकी आखिरी सांस होगी। कितना सुकून मिलता है मुझे उनको ऐसे देख के। अधिप फिर प्रत्युष को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जन्य ने उसको पकड़ के रोक लिया। अधिप की आंखों में भरे आंसू इस बार धारा बन के बाहर निकलने लगे। वो सच में पूरी तरह दोनों बार टूट गया था। जब उसकी माँ गुजरी तो उसके पापा ने उसको संभाल लिया, लेकिन जब पापा के साथ हादसा हुआ तब अधिप पागल सा हो गया था। अगर उसके दोस्त उसको नहीं संभालते तो वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता। प्रत्युष ने ये बात तो बिल्कुल सही कही, पैसा मैटर नहीं करता बर्बाद करने के लिए। पैसे तो इंसान दोबारा कमा सकता है, पर जो अधिप ने खोया वो अब इस जीवन में दोबारा कभी भी नहीं पा सकता। अधिप गुस्से में बस प्रत्युष को मारने के लिए झटपटा रहा था और जन्य जैसे तैसे उसको रोकने की कोशिश कर रहा था कि तनय भी नम आंखों और रुंधी आवाज में प्रत्युष से बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? हम सब तो दोस्त थे ना? प्रत्युष गुस्से में बोला, नहीं थे हम दोस्त, मैंने दोस्ती तुम लोगों से बस बदला लेने के लिए की। तनय, किस चीज का बदला? हमने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। प्रत्युष, तुमने नहीं किया पर अधिप के पापा ने तो किया।
अधिप गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, मैं मार दूंगा तुमको अगर तुमने उनका नाम भी लिया तो। प्रत्युष बोला, तुमको कैसे पता होगा तुम्हारे पापा ने क्या किया? तुम्हारे पापा ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मेरे माँ पापा अलग हो गए। मुझे महीने में 15 दिन माँ के साथ तो 15 दिन पापा के साथ रहने को नसीब होता था। मुझे एक साथ दोनों का प्यार नसीब नहीं हुआ, बस तुम्हारे पापा की वजह से। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो मेरी माँ को मार डाला, मुझे अनाथ कर दिया। तो मैंने भी तुमको अनाथ कर दिया। तनय शौक में बोला, पर तुम्हारी माँ तो अभी कुछ साल पहले गुजरी ना, और तुम्हारे पापा तो लंदन में रहते थे। प्रत्युष, नहीं, मैंने झूठ कहा था, मेरी माँ को तो अधिप के पापा ने बहुत पहले मार दिया था। माँ के मरने के बाद मैं तुम लोगों से मिला, मेरे पापा यही रहते हैं, मैं भी यही रहता हूँ। तनय, पर अंकल ने किसी की जान नहीं ली। प्रत्युष, ऐसा तुमको लगता है, शायद तुम लोगों को याद हो अधिप के पापा के हाथों एक एक्सीडेंट हुआ था। सभी वो हादसा याद करने लगे। प्रत्युष आगे बोला, उसमें जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ वो मेरी माँ थी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के ऊपर गाड़ी चढ़ा के निकल गए, एक बार पलट के नहीं देखा मेरी माँ जिंदा है कि मर गई। अधिप तुरंत गुस्से में बोला, पापा ड्राइव नहीं कर रहे थे समझे, उन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया था। प्रत्युष, तुम सब छोटे थे तो तुम्हारे पापा ने जो बोला तुमने मान लिया। फिर भी चलो मैं तुम्हारी बात भी मान लूं कि तुम्हारे पापा ड्राइव नहीं कर रहे थे पर एक्सीडेंट हुआ है ये तो पता चला होगा ना। एक बार गाड़ी रोक नहीं सकते थे, एक बार मेरी माँ को देख नहीं सकते थे। अगर वो गाड़ी रोकते और मेरी माँ को हॉस्पिटल तक छोड़ देते तो शायद मेरी माँ बच जाती, पर नहीं, वो नहीं रुके। अधिप, तनय और जन्य को पूरी बात नहीं पता थी, उसको बस इतना पता था कि गिरीश जी अपने दोस्त के साथ घर वापस आ रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी उनका दोस्त चला रहा था, पर उस समय अधिप छोटा था तो इस बात को ना गिरीश जी ने आगे बढ़ाया ना अधिप ने उनसे ज्यादा सवाल जवाब किए। तनय फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन तुम्हारे पापा और माँ के अलग होने के जिम्मेदार अंकल कैसे हुए? प्रत्युष, मेरे पापा गिरीश अंकल की कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर थे। एक बड़ा टेंडर उनकी राइवल कंपनी को मिल गया। क्योंकि टेंडर की इन्फॉर्मेशन किसी ने राइवल कंपनी को बेच दी और उसका इल्जाम मेरे पापा पर लग गया, जबकि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। बिना सच जाने मेरे पापा को टर्मिनेट कर दिया। उनके टर्मिनेट लेटर में ऐसे पॉइंट मेंशन किए कि कहीं दूसरी कंपनी में उनको जॉब नहीं मिली, जिसका असर हमारे घर पर पड़ा। माँ पापा के बीच लड़ाइयाँ शुरू हुई और दोनों अलग हो गए, और उनके अलग होने से सबसे ज्यादा मुझे सफर करना पड़ा, और कुछ साल बाद ही मेरी माँ को मार डाला। मुझे किस मानसिक दौर से गुजरना पड़ा तुम सब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसी दिन सोच लिया, जो मैंने झेला अधिप को भी झेलना पड़ेगा, और उसमें मेरा साथ चीफ ने दिया। चीफ ही वो डॉक्टर था जिसने अधिप की माँ का इलाज किया, या फिर ये कहूँ, उनको धीरे धीरे मौत के मुंह में धक्का दिया। अधिप वो पल याद करने लगा, वो और उसकी माँ पार्क गए थे जहाँ अचानक से उनको चक्कर आ गए। अधिप की माँ को तुरंत ही होश आ गया था, लेकिन गिरीश जी उनको लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव थे। चक्कर क्यों आए जानने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बताया कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। अधिप और गिरीश जी परेशान हो गए। गिरीश जी ने तुरंत अधिप की मम्मा को फौरन ले जाने की बात कही कि वो अधिप की मम्मा को फौरन ले जाएंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। लेकिन डॉक्टर ने बोला, डरने की बात नहीं है, अब इंडिया में भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर है और हर बीमारी का इलाज भी है। अधिप की माँ ठीक हो जाएगा। गिरीश जी ने विश्वास कर लिया और इलाज शुरू हुआ, पर अधिप की मम्मा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई, और 6 महीने जो बीमारी उनको थी ही नहीं, उससे स्ट्रगल करने के बाद लास्ट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी।
अधिप सोच रहा था मतलब उसकी माँ को कोई बीमारी नहीं थी, उनको तड़पा के मार दिया गया। लेकिन वो डॉक्टर उस डॉक्टर का फेस उसे याद नहीं, उसने बस एक बार उस डॉक्टर को देखा था। और इस बात को इतने साल बीत गए तो बस एक बार देखी शक्ल याद होना थोड़ा मुश्किल था। तनय फिर सवाल करते हुए बोला, तुम और चीफ अदा के साथ क्या करने वाले हो? अदा को तो प्रोफेसर ने बनाया था ना, फिर अदा को तुम लोगों ने क्यों किडनैप किया? क्या प्लान है तुम दोनों का? प्रत्युष बोला, जान के क्या करोगे? जब चीफ अदा को ले जाएगा तब जो तबाही होगी उसको अपनी आंखों से देखना। वैसे भी कोहिनूर चीफ तक पहुंच गया, अदा को तो वो कैसे भी ले जाएगा। इस बार तनय को गुस्सा जरूरत से ज्यादा आ गया। वो अदा को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव था। तनय ने प्रत्युष का मुंह कस के पकड़ लिया और लगभग उसका मुंह कुचलते हुए बोला, जितना करना था कर लिया, मैं भी देखता हूँ गिलहरी को कैसे ले जाएगा। प्रत्युष को बहुत तेज दर्द हुआ तो वो तुरंत ताकत लगा के घूम गया और चेयर सहित नीचे गिरा। तनय का हाथ भी मुड़ गया था, वो भी लड़खड़ा के गिरने वाला था, लेकिन दिशा ने उसको सहारा देकर संभाल लिया। प्रत्युष अदा के पैरों के पास गिरा था। अदा उसको इधर उधर सिर घुमा के देख रही थी। अधिप फिर प्रत्युष को मारने के लिए झटपटाते हुए जन्य से बोला, छोड़ मुझे, अब ये कुछ नहीं बोलेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के साथ ऐसा करने की? इसके पेरेंट्स प्रॉब्लम आने पर अलग हुए तो वो उनका पर्सनल डिसीजन था, उसमें मेरे पापा और माँ की कोई गलती नहीं थी। ये सब साइको है, अपनी लाइफ में आई प्रॉब्लम में दूसरों को दोषी ठहरा के उनकी लाइफ बर्बाद करके सुकून पाने की कोशिश करते। सब के सब साइको है। जन्य अधिप को रोकते हुए बोला, मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ, पर ये किस कोहिनूर की बात कर रहा है? इसने क्या हमारे घर से चुराया है? पता करना पड़ेगा। जो हम खो चुके वो हम वापस नहीं ला सकते, पर बच्ची, ये कोहिनूर पक्का बच्ची से रिलेटेड है, हम बच्ची को नहीं खो सकते। जन्य अधिप को समझा रहा था और अदा मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके प्रत्युष को देख रही थी। अब उसको प्रत्युष अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी अब फिर से उसकी और उसके बॉस की दोस्ती हो चुकी थी तो उसको किसी दूसरे दोस्त की जरूरत नहीं थी। प्रत्युष गिरा तो उसको भी लगी थी और वो थोड़ा सा मुंह खोले दर्द में आह भर रहा था। अदा के फिर शैतानी दिमाग में तूफानी आइडिया आया। उसने अपनी पॉकेट से केमिकल की बोतल निकाली और बोतल खोल के ऊपर से प्रत्युष के मुंह में निशाना लगाने लगी कि केमिकल प्रत्युष के मुंह के अंदर ही जाए। अदा के लिए वो छोटी सी कांच की शीशी में पानी था जिसको वो प्रत्युष के बिल्कुल जरा से खुले मुंह के अंदर गिरा के सही निशाना लगाना चाहती थी। बाकी सब अधिप को गुस्से में बोराया देख रहे थे तो किसी का ध्यान अदा पर नहीं गया और अदा ने कांड कर दिया। मतलब उसने सीधा प्रत्युष के मुंह में निशाना लगाया और उसका निशाना भी बिल्कुल सही निकला। केमिकल सीधा प्रत्युष के मुंह के अंदर गया। केमिकल जाते ही प्रत्युष पागलों जैसे चीखने लगा। सभी ने प्रत्युष की तरफ देखा तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। दिशा तो डर के तनय के पीछे छुप गई और उसको कस के पकड़ लिया। रिधिमा ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अदा तो डर से सदमे में चली गई थी, वो तो स्टैचू बन गई थी। केमिकल जाते ही प्रत्युष का मुंह जल के गलने लगा और उसका जबड़ा निकल के बाहर आ गया। बॉडी भी जगह जगह से गल के खत्म हो रही थी। उसका एक आधा पैर गल के अलग हो चुका था, उसका पूरा फेस गल चुका था और बस फटी हुई आंखें बची थी। सभी डर और शौक में थे। 1 मिनट में ये प्रत्युष के साथ क्या हुआ? बस जमीन पर प्रत्युष का जबड़ा, आंखें और आधा गला हुआ पैर बचा था। बाकी बॉडी गल के किसी चिपचिपे पदार्थ के जैसे जमीन से चिपकी थी। सबका दिल प्रत्युष की हालत देख के तेज चल रहा था। अधिप की जैसे नजर अदा पर गई मानो उसकी जान किसी ने निचोड़ दी। अदा हाथ में वो शीशी लिए बुत बन के खड़ी, आंखें फाड़े प्रत्युष की बॉडी जो अब चिपचिपे पदार्थ में परिवर्तित हो चुकी थी उसको देख रही थी। अधिप का दिल डर से धड़कना भूल गया। वो अदा के हाथ में
शीशी देख के सब समझ गया था इस कांड की मास्टरमाइंड अदा है, लेकिन उसका सिर इस टेंशन से घूम रहा था कि कहीं केमिकल अदा के हाथ में तो नहीं छू गया। अगर ऐसा हुआ तो अदा भी गल जाएगी। अधिप तुरंत अपनी लैब की तरफ भागा और बड़ा सा कांच का जार लाया और अदा के सिर के ऊपर से डाल दिया। ये वो लिक्विड था जिससे किसी भी केमिकल को खत्म किया जा सकता था, जैसे हाथ साबुन से धोने पर कीटाणु मर जाते हैं। अधिप को शक था पता नहीं अदा के कपड़ों में या बॉडी में कहीं एक आधा ड्रॉप ना लग गया हो। इसलिए अधिप ने डर से अदा को सिर से ही नहला दिया। पर अदा झटपटाते हुए होश में आई और चीख चीख के रोने लगी। अधिप ने उसके हाथ से वो शीशी लेकर फेंक दी और अदा को सीने से लगा लिया। अधिप अभी तक डरा हुआ था। बाकी सब भी डरे हुए थे। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।